ज्योतिष के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्योतिष क्या है। और पिछले 300 सालों से इस दुनिया के हर विश्वविद्यालय के द्वार ज्योतिष के लिए बंद हो चुके हैं, तो आने वाले 30 सालों के अंदर ज्योतिष के द्वार इस दुनिया की हर विश्वविद्यालय के लिए उसी प्रकार से खुल जाएंगे जिस प्रकार से दूसरे विषयों के लिए आज खुले हैं। इसको साबित करने के लिए हमने पिछले 3 वर्षों में अनेक प्रयोग किए, अनेक तथ्यों के साथ प्रयोग किए। उन्हीं प्रयोगों की परिकल्पना के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रयोग किया, एक रशिया के वैज्ञानिक थे चेजिविस। उन्होंने 1920 के अंदर एक थ्योरी दी थी। हमने उसी थ्योरी के 1920 से 2020 तक की थ्योरी का अध्ययन किया, उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर। उसके बाद में 1720 से लेकर 1920 तक का अध्ययन किया। इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में कहा गया था कि सूरज पर हर 11 वर्षों में आणविक विस्फोट होता है। हर 11 वर्षों के बाद सूर्य पर उथल पुथल होती है। उसी उथल पुथल के समय पृथ्वी पर सभी महामारी, क्रांति, युद्ध का उत्पन्न होता है, सूत्रपात होता है। सूर्य कोई निष्क्रिय आग का गोला नहीं है, सूर्य एक सक्रिय आग का गोला है। उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जब सूर्य ग्रहण होता है, उस समय सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले यह पृथ्वी सामान्य से अधिक शांत महसूस होती है। सूर्य ग्रहण के समय आप जंगल में जाएंगे या किसी पब्लिक पार्क में जाएंगे, किसी जू में जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि सूर्य ग्रहण के समय जंगली जानवर शांत होते हैं। जो पक्षी हमेशा चहचहाते हैं वो पक्षी शांत हो जाते हैं। जो बंदर हमेशा उछल कूद करते हैं, सूर्य ग्रहण के समय, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के समय, वो बंदर पेड़ से नीचे आकर शांत बैठ जाते हैं। वो जो मानव जो हमेशा बातचीत करता रहता है, सूर्य ग्रहण के समय वो मानव भी अधिकतम शांत हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय संपूर्ण पृथ्वी सामान्य से अधिक शांत महसूस होती है। जब कोई आदमी बीमार होता है तो बीमारी को समझने से पहले बीमार की परिभाषा को समझना महत्वपूर्ण है। आपसे अगर पूछा जाए कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, या किसी सामान्य चिकित्सक से पूछा जाए कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो वो कहेगा कि जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है। परंतु नेगेटिव डेफिनेशन है, नकारात्मक परिभाषा है। ये परिभाषा ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घर में रहने वाले व्यक्ति की तुलना बाहर वाले व्यक्ति से करनी पड़े कि घर का कौन सा व्यक्ति है कि जो बाहर का नहीं है वो घर का है। ये कैसी परिभाषा हुई, ये कैसा सिद्धांत हुआ, ये कैसी डेफिनेशन हुई? ज्योतिष कहता है कि पृथ्वी इस सौर मंडल के हर ग्रह नक्षत्र अपने स्थान पर भी घूमता है, अपने चक्र में अपनी परिक्रमा भी करता है। जब वो परिक्रमा करता है तो उसका एक संगीत उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। सारे ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र उपग्रह की गति को मिलकर एक संगीत की उत्पत्ति होती है, और वही संगीत मनुष्य के शरीर में भी कंपन उत्पन्न करता है। ब्रह्मनाथ ध्यान के अंदर आपने इस चीज को अनुभव किया होगा, नहीं तो कहेंगे आप ब्रह्मनाथ ध्यान करेंगे तो। जब कोई ब्रह्मांड का संगीत उस व्यक्ति के शरीर के संगीत से मेल करता है तो वो बीमार नहीं होता। तो उनका संपर्क इन दोनों के संगीत में कुछ अंतर हो जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जब व्यक्ति के शरीर का संगीत बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार होता है। आप अगर महिला डॉक्टर जो महामारी विशेषज्ञ हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन डॉक्टर से अगर मिलेंगे और बात करेंगे तो पाएंगे कि सामान्यतः इस दुनिया में हर व्यक्ति का रक्त एक समान रहता है जीवन भर, महिलाओं को छोड़कर। मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर का रक्त सामान्य से पतला हो जाता है, और गर्भावस्था के समय भी महिला का रक्त सामान्य से पतला हो जाता है। लेकिन जब सूर्य पर हर 11 वर्षों में आणविक विस्फोट के कारण उथल पुथल होता है, उस समय पृथ्वी पर रहने वाले पुरुषों का रक्त भी पतला हो जाता है, और पुरुषों के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी, जीव, जंतु का रक्त भी पतला हो जाता है उस वक्त जब सूर्य पर उथल पुथल होती है 11 वर्षों बाद। मेडिकल साइंस की भाषा में से कहा जाता है कि महिलाओं का मासिक धर्म के समय रक्त पतला होता है, लेकिन पुरुषों का हर 11 वर्षों बाद पतला होता है, और जब ही पतला होता है तो सूर्य पर आणविक विस्फोट होता है। 1950 के आसपास एक नए प्रकार की केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, नए प्रकार के विज्ञान की उत्पत्ति हुई। इस विज्ञान को कहा जाता है कॉस्मिक केमिस्ट्री, ब्रह्म रसायन। उस ब्रह्म रसायन की उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति का नाम था जियोसी गिलियार्डी। जो जियोसी गिलियार्डी इस सदी के 19वीं सदी के सबसे महानतम लोगों में से एक थे। जो 19वीं सदी के 10 सबसे महानतम लोग थे उसमें से एक का नाम था जियोसी गिलियार्डी। उन्होंने ब्रह्म रसायन में कहा कि संपूर्ण संसार एक शरीर है। जिस प्रकार इंसान के शरीर में अगर अंगुली बीमार पड़ती है तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है, पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के पैर टूट जाए तो उसके हाथ की ताकत मजबूत हो जाती है। जिस व्यक्ति को दिखाई देना बंद होगा उसकी सुनने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। जिसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी आंखें अपने आप डबल देखने लगेगी, ज्यादा प्रभाव से देखने लगेगी, आंखें ज्यादा अच्छा देख पाएगी। उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड एक शरीर है, और इस शरीर में कोई तारा कितना ही दूर क्यों ना हो, वो उदय हो रहा हो, अस्त हो रहा हो, उसका प्रभाव बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उसका प्रभाव उसी रूप में, समान रूप में पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। और जब अंतरिक्ष के अंदर कोई तारा कम हो, किसी तारे की उत्पत्ति हो या अस्त हो, तो भी मनुष्य, धरती पर रहने वाले मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
जो आप में से बम रसायन को जानते हैं, बम रसायन को जानकार लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं, इस बात को पढ़ा है उन्होंने। जब सौरमंडल के अंदर कोई नया ग्रह उत्पन्न होता है तो भी धरती पर रहने वाले व्यक्ति के हृदय की गति पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब सौरमंडल में कोई ग्रह अस्त होता है तो भी धरती पर रहने वाले व्यक्ति के शरीर पे, उसके खून पे, उसके हृदय पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कॉस्मिक केमिस्ट्री का सिद्धांत है। जब धरती पर हम कोई बीज को जमीन के अंदर डालते हैं तो उसका पौधा सूर्य की दिशा में ही बढ़ता है। बचपन में आपने प्रयोग किया होगा, बचपन के अंदर आपने ये प्रयोग अवश्य किया होगा या विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा कि एक पौधे के ऊपर अगर हम डब्बा रख दें और डब्बे को एक तरफ से काट दें तो जहां से सूर्य का प्रकाश उस डब्बे में प्रवेश करता है वो पौधा उसी दिशा में बढ़ेगा। इसके लिए अभी एक नया एक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अभी ठीक उसका नाम नहीं है, लेकिन उसको अभी के नाम उसको कहा जाता है प्लेटिनम हेरेडिटी, उपग्रह वंशानुक्रम। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सौरमंडल में अनेक ग्रह नक्षत्र उत्पन्न होते हैं, अनेक ग्रह नक्षत्र अस्त होते हैं। तो उस ग्रह नक्षत्र के उत्पन्न होने, अस्त होने, उसके प्रभावी होने, अप्रभावी होने में गांव में जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक ही समय, एक ही जगह एक बच्चा पैदा नहीं होता, एक ही जगह एक पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें से एक बच्चा कलेक्टर बनता है, एक राष्ट्रपति बनता है और दूसरा 2 दिन का मर जाता है। एक बच्चा बुद्धिमान होता है और दूसरा मंदबुद्धि रह जाता है। ज्योतिष की जानकारी रखने वाले इस बात को जरूर कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म लेने पर भी उसके ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, स्थान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा किस स्थान पर जन्म लिया उसने, इसके ऊपर भी ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। अगर जुड़े बच्चा का कंसेप्ट लेंगे, जुड़े बच्चे की कल्पना को समझेंगे तो पहले जुड़े बच्चे का मतलब समझ लेना आवश्यक है। जुड़वा बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। एक मां के शरीर से 2 अंडों से उत्पन्न होने वाले 2 बच्चे भी जुड़वा होते हैं और एक मां के 1 अंडे से उत्पन्न होने वाले 2 बच्चे भी जुड़वा होते हैं। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। जो एक मां के शरीर से 2 अंडों से 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, उनका जन्म का समय अलग अलग होता है, एक नहीं हो सकता, वो 2 अंडों से पैदा हुए। लेकिन जिन बच्चों का जन्म, जिन जुड़वा बच्चों का जन्म एक अंडे से हुआ है, जिन जुड़वा बच्चों का जन्म एक अंडे से 2 बच्चों का जन्म हुआ है, उनका जीवन एक समान होता है, उनका जन्म का समय एक समान होता है। पिछले 50 सालों में ऐसे अनेक प्रयोग किए गए हैं जब एक अंडे से जन्म लेने वाले 2 जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा गया है तो भी उनका जीवन अनेक समान था। अनेक स्थिति में वो जीवन दोनों का समान था। एक बच्चा अगर एक को हिंदुस्तान में पाला जाए, दूसरे को अमेरिका में पाला जाए, तो जब हिंदुस्तान वाले बच्चे को जुकाम होगा तो अमेरिका वाले बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर दोनों भाइयों को पेंटिंग बनाए, अगर दोनों को भी मिलाया भी नहीं गया, फिर भी दोनों भाइयों को अगर कुछ पेंटिंग के लिए दे दिया जाए 10 कागज, तो 10 में से 7 पेंटिंग एक समान बनाएंगे वो। अगर दोनों बच्चों को अलग अलग रखा गया है उसके बावजूद भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अंडे से जन्म लेने वाले 2 जुड़वा बच्चों की मौत के अंदर 1 साल का अंतर हो चुका हो। 3 दिन से 3 महीने के अंदर दोनों की मौत हो जाएगी। कम से कम 3 दिन और अधिकतम 3 महीने का अंतर हो सकता है दोनों की मौत में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बच्चे की मौत 1 साल पहले हो गई और दूसरे की 1 साल बाद हुई। एक अंडे से जन्म लेने वाले 2 जुड़वा भाइयों की मौत में कभी इतना अंतर नहीं हो सकता। अभी ज्योतिष के अंतर, इस बात को अनेक लोग नकारते हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में प्रयोगों से यह बात सिद्ध हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ा फर्क जब पड़ता है बच्चे का जन्म का सही समय, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय को माना जाता है। लेकिन बच्चे का सही जन्म उस समय होता है जब उसका गर्भ का धारण होता है। इस दुनिया में केवल हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार गर्भ धारण संस्कार है। इस विषय के बीच में, इस शब्द के बीच में जो गर्भ धारण संस्कार है, इस संस्कार के पीछे किसी जमाने में बहुत बड़ी फिलोसॉफी नहीं होगी, थ्योरी नहीं होगी, बहुत बड़ा विज्ञान रहा होगा कि किस प्रकार के बच्चे को जन्म देना है, उसके लिए उसी प्रकार के समय नक्षत्र में उस बच्चे का गर्भ धारण किया जाए। कोई गर्भ धारण संस्कार ऐसे ही किसी ने हवा में नहीं उड़ाया था। जो लोग आज ज्योतिष को मजाक के तौर पर देखते हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष में बड़ा विज्ञान था किसी जमाने में। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अभी पूर्ण विकसित होना बाकी है। इस गर्भ धारण संस्कार से यह बात साबित होती है कि ज्योतिष किसी समय में बहुत बड़ा विज्ञान था, जो किसी सभ्यता के लुप्त होने के साथ साथ वो विज्ञान भी लुप्त हो गया और आज हमारे उसके पास कुछ पन्ने हमारे पास बचे हुए। किसी जमाने में वो विकसित विज्ञान था ज्योतिष, जो आज धीरे धीरे खत्म हो चुका है। आज हमारे पास कुछ पन्ने बचे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष को विकसित होना बाकी है। हाँ, अब ज्योतिष को पुनः उस अवस्था तक विकसित करना बाकी है। और किसी समय में ज्योतिष उतना विकसित था। समुद्र में जो पानी और नमक का अनुपात होता है, इंसान के शरीर में भी ठीक उसी अनुपात में पानी और नमक होता है। जब पूर्णिमा के दिन समुद्र के पानी के अंदर प्रभाव पड़ता है तो ठीक उसी समय मनुष्य के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। 2020 और 2018 के 2020 का आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो पागलखाने में पूर्णिमा के दिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पागलखाने में भर्ती होते हैं। अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा लोग डिस्चार्ज होते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं। तो शायद चांद को पूर्णिमा के दिन पागल करने वाले लोगों को ही ध्यान देना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है।
पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं। तो अगर 2018 का इंडियन क्राइम रजिस्टर्ड ब्यूरो का रजिस्टर्ड डेटा देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन भारत में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। औसत से 3 गुना ज्यादा अपराध केवल पूर्णिमा के दिन होते हैं और औसत से कम अपराध अमावस्या के दिन होते हैं। जब पूर्णिमा होती है तो चांद का प्रभाव के कारण मनुष्य के शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और पूर्णिमा के समय व्यक्ति आवश्यकता से अधिक हिंसक हो जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए आप पागलपन के डेटा और अपराधियों का डेटा भी देख सकते हैं। ये कोई बड़े रिसर्च की काम नहीं है, नेट पर सिंपल आवश्यकता से मिल जाएगा, नेट पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है, इससे यह बात सिद्ध होती है। ये दूसरे प्रयोग से भी सिद्ध होता है कि चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हमने तीसरा प्रयोग किया, उसके अंदर हमने लगभग 10,000 लोगों के अलग अलग लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया। उसके अंदर हमने सबसे पहले 1,000 भारतीय सेना के सैनिकों की कुंडलियां ली। उन सभी की कुंडली में हमने एक चीज को क्राइटेरिया रखा, तो सैनिक को या तो कभी परमवीर चक्र, अशोक चक्र, युद्ध मेडल, सेना मेडल, अतिरिक्त सेना मेडल, कोई ना कोई सेना के पराक्रम का मेडल मिला हो। ऐसे 1,000 सैनिकों की कुंडलियां ली। हमने जब अध्ययन किया तो हमने पाया कि सभी की कुंडली में मंगल का प्रभाव बड़ा भारी है। जिस समय उनका जन्म हुआ उसी समय मंगल का भी जन्म हुआ। इसका उल्टा हमने गांधीवादी नेताओं के 1,000 नेताओं की कुंडलियां ली, तब एक भी गांधीवादी नेता में ऐसा नहीं मिला जिसकी कुंडली में मंगल का प्रभाव बड़ा भारी हो या उसके जन्म के समय मंगल का प्रभाव हो। जिस व्यक्ति की कुंडली में जन्म के समय मंगल का प्रभाव होता है या मंगल का प्रभाव जिस व्यक्ति के जन्म के समय मंगल का प्रभाव होता है वो व्यक्ति सामान्य से अधिक पराक्रमी बहादुर होगा। वो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसका उल्टा गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति के कुंडली में कभी मंगल नहीं होगा। वो कभी युद्ध की बात नहीं करेगा, वो हमेशा शांति समझौतों की बात करेगा। इसका उल्टा नगम दल और गरम दल के लोगों की जब हमने कुंडलियों का अध्ययन किया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नगम दल के और गरम दल के, तो हमने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की कुंडलियों का अध्ययन किया तो भी हमने यही पाया कि नगम दल के नेताओं की कुंडलियों में शनि का मंगल का नगम दल के नेताओं की कुंडली में मंगल का प्रभाव कम है या नहीं है। लेकिन जो गरम दल के नेता हैं उनकी कुंडली में अवश्य रूप से मंगल का प्रभाव है, इसीलिए वो बहादुर हैं, पराक्रमी हैं। इसके बाद हमने लगभग 500 संगीतकारों की कुंडलियां ली। तो हमने इस अध्ययन में पाया कि जितने भी संगीतकार हैं उन सभी की कुंडली में बुध बड़ा प्रभावी होता है। बुध का प्रभाव काफी मजबूत होता है। जिस समय उनका जन्म हुआ उसी समय बुद्ध का भी जन्म होता है और बुद्ध के प्रभाव के कारण वो सभी संगीत के अंदर अच्छे होते हैं। लेकिन इसका उल्टा जो बहादुर सैनिक है उनकी कुंडली में बुध का प्रभाव इतना अच्छा नहीं होता, उनकी कुंडली में बुध का प्रभाव कम होता है। इन्हीं सभी प्रयोगों से, इन्हीं सभी अध्ययन से हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि ज्योतिष किसी जमाने में बहुत ही ज्यादा विकसित विज्ञान रहा होगा। आप में से अनेक लोग कभी ताजमहल को देखने के लिए गए होंगे, लेकिन जब ताजमहल को जाकर देखेंगे तो ताजमहल के यमुना के दूसरी तरफ आपको एक काला पत्थर का एक टूटा हुआ महल दिखाई देगा, जिसको पहले आज भी और पहले भी लोग कहते थे कि शाहजहां ने अपने लिए उस महल को बनाया था, काले पत्थर के महल को। लेकिन अब जो नया रिसर्च है, अब जो नई जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति से यह बात साबित हो चुकी है कि वो खंडर बनते हुए महल का खंडर नहीं है, वो किसी भव्य महल का खंडर है जिसे तोड़ा गया है। आप आधी टूटी हुई दीवार को देखकर यह नहीं बता सकते कि यह महल बनता हुआ घर गया है, इसको पूरा बनाने के बाद तोड़ा गया है। ताजमहल के ठीक पीछे बना हुआ काले पत्थर का महल किसी जमाने में बहुत भव्य महल था, लेकिन शाहजहां ने उस महल को तोड़वाया है। उस तोड़े हुए महल के कुछ पत्थर हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन किसी जमाने में बहुत भव्य महल था। यह आज का वैज्ञानिक पद्धति से साबित हो चुका है कि बनता हुआ छोटा हुआ महल नहीं है, ये पूर्ण विकसित हो चुके महल को तोड़ा हुआ महल का खंडर है। और ताजमहल की जो कब्र है वो कब्र भी थोड़े अलग तरीके से बनी हुई है। उसके चारों तरफ सेना खड़ी होने की शक्ति है। उस ताजमहल के कब्र के चारों तरफ सेना खड़ी करने की जितनी क्षमता वाला स्थान है, वहां टॉप लगाने के स्थान है, वहां टॉप चलाने के बाद जो पानी का स्थान है, शायद इस दुनिया में ऐसी कोई कब्र ना होगी जिस कब्र को इतनी तोपों की और सेना की सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। किसी समय ताजमहल एक हिंदुओं का पवित्र स्थान रहा होगा, क्योंकि कब्र को सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शाहजहां जहां से आया था अरब से, उस अरब के अंदर इस प्रकार की कभी कोई कब्र का निर्माण नहीं किया जाता। जो अफगान लोग थे उसके दरबार में, अफगानिस्तान में ऐसी कोई कब्र का निर्माण कभी नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष भी किसी समय पूर्ण विकसित विज्ञान रहा होगा, लेकिन उस विज्ञान के आज कुछ सूत्र हमारे पास रह गए हैं। उन सूत्रों को पुनः विकसित करके पुराने जमाने का वापस ज्योतिष विज्ञान को स्थापित करना, हमने ये लक्ष्य लिया है। इस लक्ष्य की साधना, इस लक्ष्य की पूर्ति है तो आपका सहयोग है। आइए जुड़िए हमसे, हमारे उद्देश्य से, हमारी मुहिम से।
इसी के साथ आज के हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।